राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है जल्द से कर दो ना यार। लेट्स स्टार्ट। बॉडीगार्ड को डरते देखकर आव्या सिर घुमाकर उस लड़के को देखने लगती है, पर आव्या जैसे ही सिर घुमाने वाली होती है तभी वह लड़का दूसरी ओर देखने लगता है, जिस वजह से आव्या यह बिल्कुल नहीं देख पाती कि वह उसे देख रहा था। बॉडीगार्ड के रंगत अचानक ही बदल जाते हैं और वह बहुत ही पोलाइट होकर बोलता है, मैम आप बॉस को चेक कर सकते हैं। बॉडीगार्ड के बोलने पर आव्या एक नज़र उसे देखती है, फिर कुछ सामान लेकर उस लड़के की तरफ बढ़ जाती है। आव्या एक नज़र उस लड़के को देखती है तो अब तक बिंदास होकर सिगरेट पी रहा था। आव्या यह देखकर तुरंत उसके मुंह से सिगरेट लेती है और आव्या की यह हरकतें ही उस लड़के को मुट्ठी कस आती है। आव्या सिगरेट एक बॉडीगार्ड की ओर बढ़ाते हुए कहती है, हॉस्पिटल में सिगरेट पीना मना है, इसे फेंक दो। सारे बॉडीगार्ड आव्या को ऐसे देख रहे थे जैसे उसकी जान की प्रार्थना कर रहे हों। सभी बॉडीगार्ड को अच्छे से याद है जब उस लड़के को ऐसी एक डॉक्टर ने सिगरेट छीनकर फेंकी थी तो किस तरह बेरहमी से उसने उस डॉक्टर का हाथ काट दिया था। वह लड़का अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगा। उसे ऐसा देख बॉडीगार्ड आव्या के बारे में सोचने लगते हैं कि अब उसकी क्या हालत होगी। बॉडीगार्ड अब सिगरेट नहीं लेता, वो आव्या खुद जाकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है और उस लड़के को देखकर उसके सीने को देखने लगती है। खून पर पूरे टी शर्ट पर लग चुका था। ब्लैक टी शर्ट होने की वजह से खून का लाल रंग बहुत अच्छे से दिख रहा था। आव्या उसके चेहरे को देखते हुए पूछती है, ये चोट कैसे लगी? वह इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि एक बॉडीगार्ड बोलता है। बॉस को बॉडीगार्ड इतने ही बोलते हैं कि आव्या उसे अपना हाथ दिखा देती है। बॉडीगार्ड की आधी बात मुंह में ही रह जाती है। आव्या उस लड़के को देखते हुए कहती है, मैंने इनसे पूछा है, ना कि किसी और से। आव्या का ऐसा बोलने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वह बिल्कुल चुपचाप होकर बैठा था। जब बहुत देर तक वह कोई जवाब नहीं देता तो वह आव्या उसके सीने को देखते हुए बोलती है, अपनी टी शर्ट उतारो। आव्या की बात जैसे उसके कान में जाती है, वह अपने हाथ को पीछे करके अपने बैग पर रखी गन को पकड़ता है और एकदम सर्द आवाज में कहता है, यू ऑर्डर्ड मी। लड़के की आवाज़ सुनते ही आव्या उसे देखते हुए कहती है, येस आई ऑर्डर्ड यू, अब जल्दी उतारो। वह अब आव्या के चेहरे पर हल्का झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यू नो वॉट, जब मुझे कोई ऑर्डर देता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है एंड मैं गुस्से में क्या कर जाता हूँ मुझे खुद नहीं पता होता है। बोलते हुए अपने बैग से गन निकाल लेता है। आव्या नॉर्मली जवाब देती है, ओह तो ये तुम्हारी बीमारी है, इट्स ओके, मैं पास इसका अभी इलाज है। बोलते हुए आव्या उसकी शर्ट को बीच से कैंची से काट कर फाड़ देती है। एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ते को होता है पर लड़का उसे अपने हाथ के इशारे से पीछे करने के लिए कहता है और अपनी पकड़ी गन को छोड़कर बेड को पकड़ लेता है। आव्या अब किसी पर भी ध्यान नहीं देती, अपना काम करने लगती है। उसके चोटों को पूरी तरह से ड्रेसिंग करने के बाद आव्या अपनी पर्ची निकालकर पेन लेती है और कुछ दवाई लिखने के लिए बाद उनसे पूछती है, नाम क्या है? आव्या के सवाल पर वह सिर्फ फिर से कोई जवाब नहीं देता तो आव्या थोड़ी चिढ़ सी जाती है और चिढ़ते हुए पर्ची को फाड़ उसे देते हुए कहती है, जैसा ऐसा लिखा है दवाई लेकर खा लेना। वह लड़का आव्या के दिए हुए पर्ची पर उसका नाम देखने लगता है और मन ही मन बोलता है, डॉक्टर आव्या। पर्ची न लेने की वजह से आव्या उसे बेड पर रखती है और जल्दी से अपना बैग उठाकर केबिन से बड़बड़ाते हुए निकल जाती है। वहीं वह लड़का आव्या के जाते हुए देखता रहता है। आव्या के जाने के कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर आते हैं। थोड़ी डर के भाव से कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर रुद्र, मेल डॉक्टर को अर्जेंटली किसी काम से जाना पड़ा, इसलिए फीमेल डॉक्टर आई, मुझे अभी अभी पता चला, आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। उसकी बात सुनकर रुद्र सर्द आवाज में कहता है, इस डॉक्टर के अलावा कोई डॉक्टर मेरे पास आई तो ये हॉस्पिटल नहीं शमशान बन जाएगा। रुद्र का ऐसा बोलना वहाँ मौजूद सभी के लिए हैरानी से भरा हुआ था। रुद्र अपने जैकेट को उतारता है और फिर अपनी टी शर्ट निकालकर
एक बॉडीगार्ड के ऊपर फेंक देता है। बॉडीगार्ड जल्दी से कैच कर लेता है। बाहर से एक बॉडीगार्ड आकर रुद्र को न्यू टी शर्ट लाकर देता है। बाहर से आके एक बॉडीगार्ड उसको न्यू टी शर्ट देता है और रुद्र उसे पहनकर जैकेट पहनता है और गन को उठाकर अपने बैग में रखता है। इस करते पर आव्या को दी हुई पर्ची को अपने पॉकेट में रखकर कैबिन से निकल जाता है। इधर आव्या खुद से बड़बड़ाते हुए, कैसे कैसे पेशेंट को हैंडल करना पड़ता है, ना खुद बोलेंगे ना किसी को बोलने देंगे, बोलते हुए आव्या पर घर के अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। वह दरवाज़ा बंद करके बैग को सोफे पर रखकर आदित्य कमरे ओर बढ़ जाती है। आव्या कमरा के अंदर जाकर देखती है तो आदित्य बेड पर काव्या की मूर्ति को गले लगाए सो रहा था। आव्या आदित्य के पास जाती है और उसके माथे पर से बालों को हटाते हुए सहलाती है और फिर उसके माथे पर किस करके कहती है, आई लव यू डैडा। आव्या कमरे से बाहर जाती है। बाहर जाते ही उसे सौरभ दिखता है जो दोनों के लिए डिनर लगा रहा था। आव्या सौरभ को देखकर पूछती है, चाचू डैडा ने डिनर किया? सौरभ डिनर सर्व करते हुए जवाब देता है, हाँ मैंने करवा दिया है, तुम भी फ्रेश होकर आओ, डिनर करते हैं। आव्या हाँ मैं सर हिलाकर अपना बैग लेकर कमरे में जाती है और कुछ देर बाद आव्या फ्रेश होकर आती है और चेयर पर बैठ जाती है। खाते हुए बोला, तुमने जैसा कहा था मैंने उसका नाम मेंटल हॉस्पिटल से हटवा दिया है। आव्या हाँ मैं सिर हिलाकर खाने लगती है। थोड़ी देर तक दोनों के बीच बिल्कुल शांति होती है और फिर सौरभ कुछ सोचते हुए कहता है, आई थिंक यू आर राइट प्रिंसेस। आदि की हेल्थ मेंटल हॉस्पिटल से ज़्यादा यहाँ पर ठीक होती जा रही है। आव्या सिर उठाकर सौरभ को देखती है और फिर नजरें झुकाकर फिर से खाने लगती है। अगली सुबह पटना में ध्रुवांश बॉक्सिंग बैग पर पंचिंग किए जा रहा था। दर्श जिम रूम के अंदर आते हुए बोला, इंतजार की घड़ी खत्म, आज ही डैड किंग बनने की कंडीशन सामने रखें। ध्रुवांश रुककर दर्श को देखा और फिर वो पंचिंग बैग पर मारते हुए बोलता है, अंकल आपको तो पता होगा ना कि आखिर किंग की कंडीशन क्या होगी। ध्रुवांश का सवाल सुनकर दर्श ना में सिर हिलाकर कहता है, मुझे कैसे पता होगा, खून एक है, मतलब ये नहीं कि सोच भी एक होगी। ध्रुवांश पंचिंग बैग पर मारते मारते एकदम से रुक जाता है और दर्श को देखने लगता है। दर्श ध्रुवांश की नज़रों को कंफ्यूज होकर देखता है। ध्रुवांश उसे नज़रें हटाकर टॉवल लेकर अपने पसीने पहुँचता है और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल जाता है। दर्श वहीं खड़ा रह जाता है और ध्रुवांश को देखकर रह जाता है। कुछ देर बाद वह भी कुछ सोचते हुए कमरे से निकल जाता है। दर्श अपने कमरे में और जा ही रहा था कि तभी उसे श्रेष्ठा कमरे में दिखती है। श्रेष्ठा बेड पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। वह उसके पीछे दीवार को देखता है जिस पर ध्रुव, श्रेष्ठा और ध्रुवांश की बड़ी सी तस्वीर थी। उस पर ध्रुव बच्चा था। ध्रुव ने श्रेष्ठा के कमर पर हाथ रखा हुआ था और श्रेष्ठा ही देख रहा था। श्रेष्ठा ध्रुवांश को गोद में लिए ध्रुव की आंखों में देख रही थी। यह देखकर दर्श को अपने दिल में थोड़ा दर्द होता है। दर्श श्रेष्ठा के सीरियल चेहरे को देखते हुए सीरियस आएगा। दर्श श्रेष्ठा के सीरियस चेहरे को देखते हुए मन ही मन कहता है, काश कि महबूबा मैं तुम्हें कभी कहीं जाने ही नहीं देता तो ध्रुव की तरह जगह इस वक्त मैं होता। कितना प्यार करती हो तुम मुझसे, पर मैं तुम्हें प्यार करता ही रह गया। मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ महबूबा, लेकिन चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें मैं अपना नहीं बना सकता। बोलते ही दर्श कुछ पल वहाँ खड़ा रहता है और फिर आगे बढ़कर अपने कमरे की ओर चला जाता है। अमेरिका। एक कमरे के दीवार पर लगी टीवी पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो में नैना अपने आंसू भरी नजरों के सामने देखते हुए बिल्कुल सिकुड़ रही थी और डर के भाव लिए बोल रही थी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। उसके सामने खड़ा रुद्रांश उसके पास बैठा था तो नैना पीछे हटते हुए जोर जोर से रोने लगती है। रुद्रांश नैना के चेहरे को देखता है और फिर उसके और करीब जाकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, ये आंसू ही तो नहीं देख सकता तुम्हारी आंखों में, पर तुम मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। रुद्रांश के छूने से नैना डर से कांपने लगती है। नैना अपने चेहरे को घुटनों के बीच छुपाकर रोते हुए कहती है, तुमने मेरे भाई को और भाभी को मार दिया, क्यों मार दिया उन्हें।
रुद्राक्ष नैना के छुपे चेहरे को देखते हुए कहता है, नहीं मारना चाहता था, लेकिन वो दोनों हमारे बीच आ रहे थे, इसलिए मार दिया। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं रख सकता। मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ और इसीलिए मुझसे दूर जाने की सज़ा तुम्हें अभी मिलेगी। बोलते हुए इसके चेहरे पर गुस्सा दिखता है। यानी कि रुद्रांश जो है वो जिंदा है, वो ब्लास्ट में नहीं मरा था, ये कोई और है। रुद्रांश नैना के पैर को पकड़कर खींचता है, जिससे नैना बेड पर लेट जाती है। ऐसे अचानक हुए रिएक्शन से नैना घबराहट से रोते हुए जल्द से उठने की कोशिश करती है, पर उससे पहले रुद्रांश उसे जकड़ लेता है और कुछ ही देर में नैना के दर्द से चीखने और रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। वीडियो अब तक चल ही रही थी, तभी बेड पर बैठा रुद्रांश जो वीडियो को देख रहा था वह तुरंत उसे बंद करता है और अपनी आंखें बंद करके बेड से टिक कर बैठ जाता है। पटना, किंग विला में एक साइड में किंग अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था और दूसरी साइड में किंग के सारे काम हुआ करते थे। इस वक्त किंग अपनी चेयर में बैठा था और वह चेयर सिर्फ किंग के लिए ही बनाया जाता है, जिसमें बस हीरे लगे हुए थे जो बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। किंग के राइट साइड में टाइगर खड़ा था और किंग के लेफ्ट साइड में डी। माफिया वर्ल्ड के कभी भी उन्हें उनके रियल नाम से नहीं जाना जाता था। किंग अपनी जगह से उठता है और टाइगर और डी के साथ कंधे पे हाथ रखता है। जैसे ही टाइगर किंग के हाथ को अपने कंधे पे महसूस करता है, उसे सर्द नज़रों से किंग को देखने लगता है, क्योंकि उसे किसी का छूना बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं रुद्रांश जो टाइगर को फ़ोन पर देख रहा था, उसने ब्लूटूथ पर टैप करके बोला, टाइगर डोंट प्लीज़ काम डाउन। किंग दोनों के कंधों पर थोड़ा कसकर पकड़ते हुए कहता है, बहुत इंतज़ार रहा होगा कि न्यू किंग टाइगर और डी में कौन बनेगा। ऐसा बोलते हुए वह अपना भाषण देना शुरू करता है। वहीं टाइगर का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ने जा रहा था। वह आंखें बंद करके अपने आईब्रो को रगड़ते हुए लगता है और फिर अपना हाथ पीछे करके गन निकालने लगता है। रुद्रांश उसे ऐसा करता देख थोड़ा सख्ती और चिल्लाते हुए बोलता है, टाइगर नो नो प्लीज़ अपने गुस्से को संभालो, बस कुछ देर की बात है। टाइगर बहुत धीरे से सर्द आवाज में कहता है, आर यू ऑर्डर मी डैड। यह सुनते ही रुद्रांश अपना सिर पकड़कर आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि उसके अनजाने में गलती कर दी है। रुद्रांश अपने बेटे को अच्छे से जानता था कि वह उससे भी ज़्यादा सन की टाइप है। टाइगर इतने धीरे से बोल रहा था कि सिर्फ रुद्रांश को सुनाई दे रहा था। टाइगर फिर से बोला, डैड आर यू नाउ ना मुझे यू आर नाउ ना यू नो ना यू आर नाउ ना मुझे कोई ऑर्डर देता है तो क्या होता है। रुद्रांश उधर से कोई कुछ बोलता, तभी उस हॉल पर गन शूट की आवाज़ आती है। गन शूट की आवाज़ सुनकर सभी लोग सामने देखने लगते हैं। टाइगर के हाथ में गन थी और सामने एक बॉडीगार्ड पर शूट किया था। यह वही बॉडीगार्ड था जो रुद्रांश के साथ वीडियो कॉल से कनेक्ट था। उस बॉडीगार्ड के पकड़े हुए फ़ोन से शूट हुआ था, जिसे बस फ़ोन गिरा और उसे कुछ नहीं हुआ। इधर रुद्रांश के फ़ोन पर अंधेरा छा चुका था। टाइगर अपने कान में ब्लूटूथ निकालकर सामने देखकर बिना भाव के बोला, यहाँ की सारी बात बाहर लिंक की जा रही थी, तो मैंने उसके इतना बोलते ही किंग टाइगर के पीठ पर थपथपाते हुए बोला, मुझे पता है टाइगर, तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। बोलते ही किंग अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है, तो उसके बॉडीगार्ड रुद्रांश के बॉडीगार्ड को लेकर चले जाते हैं। किंग अब टाइगर के पीठ से हाथ हटाता है। डी भी इस वक्त टाइगर को देख रहा था। किंग अब फिर से अपनी चेयर पर बैठता है और दोनों को एक बार देखकर बोलता है, मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि तुम दोनों में से किसे चुनूं, लेकिन मुझसे नहीं चुना जाएगा क्योंकि तुम दोनों ही सुपर बेस्ट हो, इसलिए अब चुनना तुम दोनों के हाथ में है। यह सुनते ही डी और टाइगर कुछ रिएक्ट नहीं करते, पर सामने खड़े माफिया से जुड़े लोग यह सुनने के लिए बहुत उत्साहित थे। किंग अपने शब्दों को बोलना शुरू करता है, मेरी शर्त यह है कि मेरी नातिन सहस्त्रा बजाज से जो शादी करेगा
वही माफिया वर्ल्ड का नाम किंग होगा, नया किंग होगा। जैसे ही डी यह सुनता है, उसके तो कान के में बार बार यही बात गूंजने लगती है। डी अपनी आंखें बंद करते तो उसकी आंखों के सामने एक ही सीन चलता है। एक लड़का और एक लड़की है, दूसरे के बहुत करीब होकर खुश से लड़का और लड़की के बाहों में भरता है। लड़की का मुस्कुराना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो डी के सामने चल रही थी। वहीं टाइगर यह सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं करता। माफिया वर्ल्ड के लोग हैरानी भरी नज़रों से किंग को देखते हैं, पर उसमें से कोई भी किंग के फैसले पर सवाल नहीं कर सकता था। किंग अपने फैसले पर फिर को एक सुनाता है। 1 हफ्ते का वक्त है तुम दोनों के पास फैसला लेने के लिए। 1 हफ्ते बाद हम सब यहीं मिलेंगे एक नए किंग के फैसले के लिए। बोलते ही किंग उठता है और जाने लगता है। वहीं डी सर्द नजरों से किंग को देखने लगता है। टाइगर भी अब वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे डी की आवाज़ आती है, टाइगर। डी की आवाज़ जैसे उसके कानों में पड़ती है, टाइगर के कदम रुक जाते हैं। डी अपने कदम बढ़ाकर टाइगर के पास खड़ा होता है और कहता है, बेस्ट ऑफ लक। टाइगर अपनी भौहें चढ़ा डी को देखता और कहता है, सामने वाले से इतना भी डरना नहीं चाहिए कि उसे इस तरह विश किया जाए। डी हंसते हुए जवाब देता है, डर और मुझे। शायद टाइगर को ये नहीं पता कि ये डर का दूसरा नाम ही डी है। डी के बस एक परछाई से लोग डरते हैं। टाइगर डी के बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता और बोलता है, ओके फाइन, मिलते हैं एक किंग के साथ, नए किंग के साथ। इतना बोलते ही टाइगर आगे बढ़ जाता है। बाहर जाकर वह अपनी कार में बैठता और फ़ोन पर किसी को कॉल करके कहता है, गोवा की पूरी फ्लाइट बुक करो। इधर ध्रुवांश सिगरेट के कश लिए जा रहा था। दर्श और रोनी उसे देख रहे थे। अभियान उन सबके साथ मौजूद नहीं था। रात के 9 बज रहे थे। जब ध्रुवांश बहुत देर तक कुछ नहीं बोलता है, तब दर्श सवाल करता है, क्या हुआ चैम्प? डैड ने क्या कहा? ध्रुवांश गुस्से से सिगरेट को फेंक कर कहता है, उस बुड्ढे का फैसला यह है कि उसकी नातिन से जो शादी करेगा वही किंग बनेगा। उसका दिमाग खराब हो गया है। माफिया वर्ल्ड में फैमिली मैटर कहाँ से आ गई? दर्श पहले तो ध्रुवांश को घूर कर देखता, फिर उससे नज़र हटाए कहता है, किंग हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है। जो किंग की फैमिली मेंबर है वह खुद किंग चुनता है। मेरी फैमिली में मैं दिशा और दिया, ये जिसमें डैड ने मुझे बनाने का सोचा था, बट मैंने साफ मना कर दिया। अब शायद दिया का कोई बेटा नहीं है, इसलिए उन्हें बेटी से शादी करने वाले को किंग बनाया जा रहा है। यह सुनकर ध्रुवांश कहता है, मुझे किसी से कोई शादी नहीं करनी, नहीं बनना कोई किंग विंग। बोलते ही ध्रुवांश कमरे से निकल जाता है। वहीं दर्श और रोनी ध्रुवांश को जाता हुआ देखते रह जाते हैं। किंग का विला। सहस्त्रा गार्डन में बैठी चांद को देख रही थी और जब से किंग ने उसे यह बताया था कि उसकी शादी अगले हफ्ते होगी, वह दूल्हे का अभी पता नहीं है, पर किंग के दोनों में की ही तस्वीर सहस्त्रा को दिखाई थी। सहस्त्रा दोनों तस्वीरों को देखती है, पर उसे दोनों ही तस्वीरों को देखकर बहुत बेचैनी हो रही थी। वह ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर उसे इतना प्यार करने वाला नाना जी के ये खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। सहस्त्रा इन्हीं ख्यालों के साथ सोफे पर अपने गोद में एक माल्टीजी डॉग लेकर बैठी थी। तभी अचानक वह माल्टीजी डॉग सहस्त्रा के पकड़ से छूटकर भागने लगती है। उसे भागने से सहस्त्रा होश में आती है। सहस्त्रा उसे रोजिया बुलाते हुए उठकर उसके पीछे जाने लगती है। रोजिया अब तेज भागते हुए जाने लगती है और सहस्त्रा भी उसे पकड़ने के तेज भागती है। रोजिया जब रुकते का नाम नहीं लेती तो सहस्त्रा कहती है, रोजिया प्लीज़ स्टॉप। सहस्त्रा अब विला के पिछले हिस्से में चली जाती है, जो बिल्कुल अंधेरा था, पर चांद की हल्की रोशनी उस पर पड़ रही थी। सहस्त्रा भाग ही रही थी कि तभी वह किसी से टकरा जाती है। टकराती वह इंसान उसे कमर से पकड़ लेता है। सहस्त्रा डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर कुछ वक्त तक जब उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे पकड़ा हुआ है, तो वह अपनी आंखें धीरे से खोलती है। सामने वाले इंसान को देखकर उसे पहचानने की कोशिश करती है, पर वह पहचान नहीं पाती, क्योंकि उस इंसान ने इस वक्त अपने चेहरे को काले कपड़े से कवर करके रखा था, जिसमें बस उसकी आंखें दिख रही थी।
जो बिल्कुल खाली सी थी। शस्त्रा उसकी आंखों में पूरी तरह से खुद को खो देती है। शस्त्रा को वो आंखें बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसे याद ही नहीं आता कि उसने इन आंखों को कहाँ देखा था। वह इंसान शस्त्रा को सही से खड़ा करता है और तभी रोजिया भौंकते हुए आने लगती है। वह इंसान बिना किसी को देखे रस्सी पकड़कर फेंकता है और हुक की वजह से वह अटक जाता है। उसने सहारा ये दीवार पर बहुत तेज से चढ़कर उस पार कूद जाता है। रजिया दीवार के सामने भौंकती रह जाती है और शस्त्रा उसे देखती रह जाती है। सक्सेना हाउस। ध्रुवंश अपने कमरे में सोफे पर बैठा हुआ वायलिन बजा रहा था। इस वक्त उसकी आंखें बंद थी और उसके सामने एक लड़की का चेहरा था। वह अपने वायलिन की धुन के साथ गाने लगता है, तेरी मेरी तेरी मेरी, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्ज़ों में ये बयान ना हो पाए, एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नई। और इसी तरह वो बजाता है। ध्रुवांश भी उस लड़की को देखकर बहुत सुकून भरा मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक वह लड़की ध्रुवांश को टहरे से धक्का देती है। ध्रुवांश ने उसके हाथ को इतना टाइट नहीं पकड़ा था, जिस वजह से उसका हाथ फिसल जाता है और वो टहरे से नीचे सीधे गिर जाता है। ध्रुवांश गाते गाते रुक जाता है और उसके हाथ बहुत तेजी से वायलिन पर चल रहे थे। अब ध्रुवांश की गुस्से से नसें दिखने लगती हैं और उसके इस तरह से तेजी से वायलिन बजाने से उसके हाथ से खून बहने लगता है। काफ़ी देर बाद वह वायलिन बजाना बंद कर देता है और एकदम सर्द आवाज में कहता है, बहुत शांति से जी लिया तुमने स्वीट हार्ट, अब तुम्हारी ज़िंदगी में तूफान आएगा, ध्रुवांश से नफरत का तूफान। इतना बोलते ही ध्रुवांश अपने हाथों को देखता है जो खून से लाल रंग से रंग चुके थे। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की बेड पर लेटी सो रही थी और उसका चेहरा पूरा पसीने से भरा हुआ था। उसको देखते साफ पता चल रहा था कि वह कोई बुरा सपना देख रही है। पसीने की बूंदें अब चेहरे से नीचे गिरने लगी थी। तभी वह झट से उठ जाती है और लंबी लंबी सांसें और हाँफने लगती है। वह अपने बेड में रखी गिलास को उठाकर एक सांस में पानी पी लेती है। पानी पीते ही वह गिलास को रखकर अपने सीने पर हाथ रखती है और डर की वजह से उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह लड़की आंखें बंद करके धीरे से कहती है, रिलैक्स धारा, प्लीज़ रिलैक्स, वो मर चुका है। बोलते ही मैं अपनी आंखें खोलती है और गहरी सांसें लेकर बेड से उठकर खिड़की के सामने खड़ी हो जाती है। खिड़की के से चांद की रोशनी बहुत अच्छी तरह से आ रही थी, जो रात को बहुत ही खूबसूरत बना रही थी। दूसरी तरफ गोवा में रुद्र कार में बैठा हुआ बाहर देखते हुए कॉल पर किसी से बात कर रहा था। कार चलती जा रही थी और रुद्र की नज़र अचानक ही सामने पड़ती है और वह बिना वक्त गवाए तेज आवाज में बोलता है, स्टॉप। उसके स्टॉप बोलते ही कार झटके से रुक जाती है। रुद्र खिड़की से बाहर देखता है, सामने आव्या एक बगीचे में आम के पेड़ से कूदते हुए आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके पास ही 3 बच्चे थे। आव्या कूदती तो है पर उसका हाथ बस आम का हल्का सा छू पाते हैं, पर कहाँ आव्या हार मानने वाली में से थी। आव्या दोबारा कोशिश करते हुए कूदती है, उससे आम पकड़ में आ जाता है और वह आम को तोड़ लेती है। उसके साथ 2 लटके आम भी डाल के साथ आव्या के हाथ में आ जाते हैं। यह देखकर उसके पास खड़े बच्चे ताली बजाते हुए हंसने लगते हैं। आव्या तीनों बच्चों को एक एक करके आम देकर उनके गाल को छूकर हंसते हुए बात करने लगती है। तीनों बच्चे आम को लेकर खुश होकर आव्या के गाल पर किस करते हैं। जैसे वह सब आव्या को किस करते हैं, रुद्र की मुट्ठी कस जाती है। वह बुरी तरह से कूदते बच्चों को देखने लगता है। वह उधर आव्या इस सब से बेखबर तीनों के गाल पर किस करती है और तीनों बच्चे अब वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए तीनों बच्चे आव्या को बाय बोलते हैं। आव्या भी मुस्कुराते हुए उन्हें बाय बोलती है। उनके जाती आव्या एक नज़र पेड़ में लगे आम को देखती है, फिर वहाँ से अपनी कार की ओर बढ़ जाती है। आव्या कार स्टार्ट करके चली जाती है। वह रुद्र सिर टेढ़ा करके आम के पेड़ को देखता है और फिर आगे बैठे बॉडीगार्ड को देखता हुआ कुछ इशारा करता है। वह बॉडीगार्ड इशारा समझकर किसी को कॉल करता है
इधर आव्या कार की पार्किंग में पार्क करके हॉस्पिटल के अंदर जाती है। आव्या अपने कैबिन की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी रिसेप्शनिस्ट आव्या को रोकते हुए कहती है, डॉक्टर, आपको जयेंद्र सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। जयेंद्र खुराना इस हॉस्पिटल के ओनर थे जो हाल ही में उनके पिता ने उसे बनाया था। आव्या हाँ में सिर हिला के रिसेप्शनिस्ट से पूछकर जयेंद्र के कैबिन की ओर बढ़ जाती है। आव्या एक कमरे के पास पहुंचकर नॉक करती है तो अंदर से कमिंग की आवाज़ आती है। आव्या दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर देखती है तो एक आदमी जो करीब 30 साल का था वह आव्या को पीट करके खड़ा था। आव्या अपनी जगह रुककर बोलती है, आपने बुलाया सर? यस डॉक्टर, आव्या बोलते ही वह पलटता है और आव्या उसे देखती है। फिर उससे नजर हटा लेती है। वही जयेंद्र आव्या को नीचे से ऊपर तक देखने लगता है। आव्या ने नॉर्मली येलो कलर की कुर्ती पहनी थी और उसने येलो कलर की डिज़ाइनर धागे से बुने हुए ये आव्या के वाइट जीन्स पहनी थी और उसके साथ डॉक्टर कोट। जयेंद्र आगे बढ़ते हुए अपनी चेयर पर बैठता है और हाथ आगे करते हुए बोला, हैव अ सीट। आव्या आगे बढ़कर चेयर पर बैठ जाती है। जयेंद्र बहुत गौर से आव्या को देखते हुए उसे हॉस्पिटल के हर एक मरीज को बताने लगता है। वह बोलते हुए आव्या के पास आकर डेस्क पर बैठता है। पेन उठाने की कोशिश करते हुए उसका हाथ आव्या के हाथ से टच हो जाता है। आव्या को बहुत अजीब लगता है। आव्या अपने हाथ पीछे कर लेती है। उसके साथ ही जयेंद्र से थोड़ा दूरी हो जाती है। जयेंद्र इस चीज़ को नोटिस करके खड़ा होकर कहता है, ओके डॉक्टर, आव्या अब आप जा सकती हैं। आव्या बिना पल गवाए वहाँ से निकल जाती है। वहीं उसे जाता हुआ जयेंद्र देखने लगता है। आव्या अपने कैबिन से जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। कैबिन के चारों ओर बहुत सारे बोरों में आम भरा हुआ था। आव्या अंदर जाकर आम को देखती है तो और ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही आम थे जो आव्या और बच्चों को तोड़कर दे रही थी। आव्या कैबिन के बाहर झांकते हुए वार्ड बॉय से पूछती है, ये सारे आम? आव्या के इतने सवाल करते ही वार्ड बॉय जवाब देता है, सब आपके लिए डॉक्टर, एक पेशेंट ने आपके लिए सब भेजा है। आव्या सोचते हुए कहती है, इतने सारे आम? बोलती हुई आव्या वार्ड बॉय को देखती है तो वार्ड बॉय हाँ में सिर हिला देता है। आव्या भी सिर हिलाकर केबिन में आती है और एक बोरे से आम को पकड़ कर देखते हुए कहती है, मुझे आम तो खाने का मन कर रहा था लेकिन मैं इतने सारे आम का क्या करूँगी। बोलते हुए आव्या सोच में पड़ जाती है। बहुत देर तक सोचने के बाद आव्या कुछ सोचकर किसी को कॉल करती है और फिर पेशेंट को चेक करने लगती है। पटना। आव्या इस वक्त ऑफिस में केबिन में बैठा था और अपने काम में पूरी तरह से बिजी था। ध्रुवांश सीधे अंदर आकर चेयर पर बैठकर अपने पैर को डेस्क पर रखता है। आव्यान भौं चढ़ाए उसके पैर को देखता है। ध्रुवांश आव्यान की नज़र अपने पैर पर देखता है पर वह बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। ध्रुवांश सिगरेट निकाल कर पीने लगता है और थोड़ा टेंस में बोलता है, ब्रो, मुझसे नहीं होगा कोई शादी वादी, और यू नो ना, उसके बिना किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दूंगा। आव्यान यह सुनते ही डार्क फेस लिए सर्द नज़रों से ध्रुवांश को देखता है। ध्रुवांश आव्यान को सर्द नज़रों से देखकर कहता है, आई नो कि आपको उससे नफरत है क्योंकि उसने मुझे मारने की कोशिश की, बट ब्रो, आई लव हर। उसने भले ही मुझे धोखा दिया हो लेकिन मैं उसे अपनी दिल से जान से प्यार करता हूँ और उसने जो मेरे साथ किया है मैं उसकी सज़ा उसे ज़रूर दूंगा। आव्यान ध्रुवांश से नज़र हटाए फिर एक बार अपने लैपटॉप पर खो जाता है। ध्रुवांश अपने पैर को डेस्क से नीचे उतारता है और बोलता है, मैंने डिसाइड कर लिया है ब्रो, मैं किंग नहीं बनूंगा, किसी और से शादी मुझसे नहीं होगी, भले ये डैड का सपना हो पर मैं नहीं करूँगा। आव्यान बिना कुछ रिएक्ट करे अपने लैपटॉप पर हाथ चलाए जा रहा था। ध्रुवांश एक नज़र आव्यान को देखता है फिर कैबिन से निकल जाता है। ध्रुवांश के जाते ही आव्यान देखता है, दरवाजे की ओर देखता है और फिर अपनी आंखें बंद करके चेयर से टिककर बैठ जाता है। आंखें बंद करते ही आव्यान के सामने ध्रुवांश का खून से लथपथ चेहरा दिखता है। चेहरा दिखते ही आव्यान उस सर्द दर्द के पल में खो जाता है। ध्रुवांश टेरिस से गिरकर सीधे कार के ऊपर गिरा था। ध्रुवांश के सिर फट जाता है
और उसके मुंह से ही खून निकलने बहने लगता है। ध्रुवांश टेरेस से ऊपर ही देख रहा था, जिसमें उसे एक लड़की की परछाई दिख रही थी, क्योंकि टेरेस बहुत ऊंची थी। अव्यान जो होटल में किसी मीटिंग की वजह से आया हुआ था, वो ध्रुवांश को ऐसा देखकर दौड़कर उसके पास जाता है। अव्यान ध्रुवांश को कार के ऊपर से नीचे उतारता है और ऊपर देखता है। अब ऊपर कोई नहीं था। ध्रुवांश की आंखें बंद हो रही थीं। अव्यांश ध्रुवांश को गाल थपथपाते हुए आवाज देता है, अंश, अंश, ओपन योर आइज। आई सेड ओपन योर आइज। अव्यान थोड़ा तेज आवाज में बोलता है तो ध्रुवांश के पूरे चेहरे से खून बह रहा था। यह खून से लथपथ आंखें धीरे से खोलने की कोशिश करता है, पर ज्यादा खोल नहीं पाता। ध्रुवांश को आवाज का धुंधला सा चेहरा अव्यान का धुंधला सा चेहरा दिखता है। अव्यान ध्रुवांश को गोद में उठाता है और कार में बैठाकर खुद ड्राइव करता हुआ वहां से निकल जाता है। ध्रुवांश के सर से लगातार खून बह रहा था। ध्रुवांश बहुत मुश्किल से अव्यान को कलाई को पकड़ता है और बोलने की कोशिश करते हुए, ब्रो प्लीज उसे मत मार करना, आपको मेरी कसम। अव्यान गुस्से से ध्रुवांश के साथ हाथ को झटक देता है। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ध्रुवांश को स्ट्रेचर पर लेटाया हुआ अव्यान ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ जाता है। तभी फिर एक बार ध्रुवांश अव्यान के हाथ को पकड़कर कहता है, मैं मर भी जाऊं तब भी प्लीज़ उसे कुछ मत करना ब्रो, आपको मेरी कसम है ब्रो प्लीज़। अव्यान उस पर जोर से चिल्लाते हुए, शट अप ध्रुवांश। ध्रुवांश को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। उसके बाद ही उसका ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ध्रुवांश पूरे 1 साल तक कोमा में रहा। उस पल किसी तरह से श्रेष्ठा ने अपने पल गुजारे थे, ये बस उसे ही पता था। ध्रुव को खोने के बाद ध्रुवांश की ऐसी हालत देखकर श्रेष्ठा के शरीर में तो जान न बची। वह बेजान सी बस ध्रुवांश के पास उसके सीने पर सिर रखे हुए उसे देखती रही। उसे आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू निकलते रहते। श्रेष्ठा डॉक्टर से पूछ कर पागल हो चुकी थी कि अंश को होश कब आएगा, पर उसे कोई जवाब न मिलता। श्रेष्ठा ने पूरे 2 महीने तक कुछ नहीं खाया। फिर जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो विनी ने श्रेष्ठा को संभाल उसे खिलाया। श्रेष्ठा खाने को नकारती थी, पर विनी बहुत जिद करके उसे खिला देती थी। अव्यान गुस्से से इतना भर चुका था कि उसने यह तो पता लगा लिया था कि ध्रुवांश को जिसने धक्का दिया वह और कोई नहीं, धारा नायक थी, जिसे ध्रुवांश पूरे 2 साल से प्यार करता था और 1 साल से दोनों डेट कर रहे थे। पता लगाने के बावजूद अव्यान धारा का साथ कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे ध्रुवांश ने वचन ले लिया था। अव्यान अपना गुस्सा दीवारों पर निकालता, पर चोट तो उसके हाथों को ही लगती। भले उसने कभी अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाई थी, पर सच तो यह था कि अव्यान अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, खासकर अपने भाई बहनों से। उन पर कोई आ जाए वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अव्यान इन सारी बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया और वह अपने लैपटॉप पर फिर से ध्यान देने लगा। ध्रुवांश अपनी जीप को चलाते हुए जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र पुल पर खड़े एक आदमी पर पड़ती है, जो बॉडीगार्ड की ड्रेस में था और किसी से बात कर रहा था। ध्रुवांश उसे पहचान कर जल्दी से जीप से उतरता और थोड़ी दूर से ही बोलता है, काली अंकल। यह आदमी कोई और नहीं, काली था। काली वही जो ध्रुव का बॉडीगार्ड और असिस्टेंट दोनों हुआ करता था। ध्रुवांश की आवाज़ सुनकर काली पीछे मुड़ता है और ध्रुवांश को पहचानने की कोशिश करता है, पर वह नहीं पाता। ध्रुवांश सीधे सवाल करता है, आखिरी बार तो आप डैड के साथ थे ना? डैड की मौत कैसे हुई अंकल? यह सुनकर काली थोड़ी देर चुप रहकर फिर अपने चेहरे पर दुखी के एक्सप्रेशन लिए बोलता है, किंग ने बॉस को मारकर सीधे जला दिया। मैं उनके पास ही था, पर मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि बोलते हुए वह अपने गन को निकालने लगता है। ध्रुवांश तुरंत काली के हाथ पर शूट करता है। काली के हाथ से गन छूटकर गिर जाती है। ध्रुवांश काली की सर्द नजरों से देखते हुए कहता है, क्योंकि आखिरी पल में तूने उसे धोखा दिया था। अब सच सच बता, मेरे डैड कहाँ हैं? काली बोलने की कोशिश करता है, फिर अचानक ही ध्रुवांश के हाथ पर फोन फेंकता है, जिस वजह से ध्रुवांश के हाथ से गन छूट कर गिर जाती है। ध्रुवांश गन उठाने के लिए झुकता है कि फिर खड़े होकर सामने देखता है तो सामने कोई नहीं होता।
यह देखकर ध्रुवांश के होठों पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वह सिर घुमाकर देखता है काली काफ़ी तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। ध्रुवांश हंसते हुए कहता है, भाग ले, जितनी दूर भागना है भाग के, लेकिन आज तेरी मौत बस मेरे हाथों लिखी है। बोलते हुए ध्रुवांश सीटी बजाते हुए जीप पर बैठ जाता है और स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है। काली दौड़ते दौड़ते हाँफते हुए रुक जाता है और फिर आगे दौड़ता। वहीं ध्रुवांश आराम से जीप चलाते हुए उसके काफ़ी पीछे था। बहुत लंबी सफ़र तय करने के बाद काली खांसते हुए ज़मीन पर बैठ जाता है। तभी उसके सामने कोई पानी का बोतल आगे करता है। काली जल्दी से पानी लेकर पीता है और अपनी लंबी सांसें संभालने लगता है। काली कुछ पल बाद सिर उठाकर देखता है तो उसे ध्रुवांश का डार्क फेस दिखता है। ध्रुवांश काली के आगे एड़ियों के बल बैठ जाता है, अपने गन को खेलते हुए कहता है, अब बता भी दे यार, क्या पता तेरी जान बच जाए, बेकार में क्यों अपनी जान गंवाना चाहता है। काली ध्रुवांश को देखते हुए धीरे से बोलना शुरू करता है, मैं बॉस के अंडर काम करता था, सब कुछ सही काम करता था, पर थोड़ी सी मिस्टेक होती बॉस गुस्से से मुझ पर अटैक करते। ज़्यादा तो नहीं, पर मुझे चोट लगती थी और दर्द भी होता था। हर दिन की चोट से मैं तंग आ चुका था, इसलिए मैंने किंग का हाथ साथ दिया क्योंकि वे उसे मारना चाहते थे। पहले तो मैंने ऐसा दिखाया कि मैं बॉस के साथ हूँ। इतने बॉडीगार्ड्स के बावजूद बॉस हार नहीं रहे थे। ये देखकर मैंने उन पर पीछे से हमला किया, जिसके बाद किंग के बॉडीगार्ड्स ने बॉस को मारना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर ध्रुवंश को गुस्से से खून खौल उठा। काली बोलते बोलते आखिर में बोला, बॉस जिंदा है पर वह किंग की कैद में है। यह सुनते ही ध्रुवंश के जो गन से खेल रहा था उसके हाथ एकाएक रुक जाते हैं। उसके सामने ध्रुव का चेहरा दिखने लगता है और ध्रुव की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लायन, ये माफिया वर्ल्ड खून खराबे से भरा हुआ है। हर कोई बस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। बेबी को मेरा इस पर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं माफिया वर्ल्ड को छोड़ रहा हूँ। पर मेरा एक सपना है कि तुम माफिया किंग बनो, पर बेबी ये कभी नहीं चाहती। बोलते हुए ध्रुव ध्रुवांश को देखता है और छोटा सा ध्रुवांश ध्रुव के हाथों को थाम कर कहता है, डैड, मैं किंग बनूंगा, लेकिन कभी भी मॉम को पता लगने नहीं दूंगा। मैं आपका सपना पूरा करूंगा। ध्रुवांश की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेता है। ध्रुवांश ये सारी बातें सोचता ही रहता है। तभी उसे काली की गड़गड़ाती हुई आवाज़ आती है, प्लीज़ अब तो मुझे छोड़ दो। काली की बात सुनकर ध्रुवांश अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसे देखता है। कुछ ही पल में वहाँ बुलेट चलने की आवाज़ आती है और एकदम से शांति छा जाती है। ध्रुवांश उठकर अपनी जीप में बैठता है। उसके चेहरे पर शर्ट पर खून के निशान और छींटे दिख रहे थे। वह रुमाल से अपने चेहरे को पोंछता और फिर अपनी शर्ट को उतारकर दूसरी शर्ट पहनता है और जीप चलाकर वहाँ से गाते हुए जाने लगता है, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वहीं रोड पर काली गिरा हुआ था और उसके सिर, गर्दन और सीने में गोली चली थी। उसका शरीर खून से लथपथ था। इसके साथ ही अब आदित्य मिल गया। आदित्य की तो पूरी फैमिली मिल गई, काव्या भी मिल गई और उसके दोनों बच्चे भी मिल गए। इधर ध्रुव, श्रेष्ठा और ध्रुवांश ये भी हो गए। इधर रुद्रांश के भी हो गए। उसका बेटा भी है, उसकी वाइफ का पता नहीं है, जिसकी वो वीडियो देख रहा था। और उसके अलावा उनका फ्रेंड आदित्य का सौरभ मिल गया। बाकी के देखते हैं फैमिलीज़ में कौन मिलते हैं और कैसी बुरी हालतों में मिलते हैं। माफिया वर्ल्ड मतलब पैसा, शोहरत और सब कुछ है, लेकिन जान का कुछ नहीं पता और कितनी तकलीफ़ देता है दूसरा दुश्मन ये भी नहीं पता। इसके साथ ही चलिए, थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, राधे राधे।